मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पहले एक छोटी सी मैं आपको सूचना दे दूं। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि 10 तारीख को शाम 5 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आया था और उसमें मैंने अभी जो 25 मई को आपके प्री एग्ज़ामिनेशन होने जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में बातें की थी कि अब आपको तैयारी अपनी कैसी करनी चाहिए, किस तरीके से उसे रूप देना चाहिए, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ को लेकर के भी, साइकोलॉजी को लेकर के भी और परीक्षा हॉल के अंदर भी आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करने चाहिए, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात हुई है। हो सकता है कि आप लाइव जुड़े हों और यदि नहीं जुड़े हैं तब भी कोई बात नहीं है। अब यह पूरा का पूरा लाइव प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर, हमारे AFE-IAS के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। यदि आप चाहें तो आप वहां जाकर इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और सच पूछे तो मैं अपनी ओर से रिकमेंड करूंगा कि आपको समय निकाल कर ऐसा करना भी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के विषय पर। आज हम बात करने जा रहे हैं, या यूं कह लीजिए इस बात की जांच करने जा रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। इस पर बात करेंगे। दोस्तों, 10 तारीख की शाम को पहला युद्ध विराम हुआ, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सीज फायर। सीज फायर का मतलब है कि अब दोनों ओर की सेनाएं शांत रहेंगी, कोई गोलाबारी नहीं होगी। और ये जो सीज फायर हुआ था, ये पाकिस्तान की ओर से अनुरोध किए जाने पर हुआ था। आप अक्सर अखबारों में एक पद का नाम पढ़ रहे होंगे, DGMO। DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी कि मिलिट्री जो कार्रवाइयाँ करती है, ऑपरेशंस करती है, उस ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल, उसने कहते हैं DGMO। आप हिंदी में कह सकते हैं महानिदेशक सैन्य कार्रवाई। उनका फ़ोन आया, हमारे तरफ से फ़ोन उठाया गया, हमारे यहाँ के भी DGMO ने उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद युद्ध विराम के लिए सहमति हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि पाकिस्तान अक्सर करता रहता है, बहुत भरोसे का देश नहीं है, कुछ ही समय के बाद उसने अपनी तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी। भारत अचंभित रह गया। भारत ने पाकिस्तान के आक्रमण का जवाब दिया और इसके बाद फिर से उनके DGMO का फ़ोन आया सीज़ फायर के लिए और अंततः दोनों देशों के बीच बातचीत हो गई और फिर से सीज़ फायर हो गया। यानी कि दूसरे दौर में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और साफ तौर पर कहा गया है कि अब बाकायदे सीमा पर कोई भी गोलीबारी नहीं की जाएगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन चूंकि इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया है और उसमें सीधे सीधे युद्ध विराम की उन्होंने बात की है, तो हम ये मान करके चलते हैं और चलना भी चाहिए कि अब युद्ध विराम वस्तुतः हो चुका है। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, दोस्तों, इसे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में मेरी जो दृष्टि होती है वो केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट की दृष्टि होती है, एज इफ कि मैं स्वयं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए मेरी बातों को आप न तो मेरा वर्जन माने और न ही किसी तरह की काट छांट करके पेश करने की कार्यवाही माने। मैं इसमें उन्हीं बातों को लेता हूँ, उन्हीं तथ्यों को लेता हूँ जो एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। तो दोस्तों, सीज फायर हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। शायद आपने वो संबोधन सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और सच पूछे तो वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के सफल असफल होने से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। जब मैं सफल और असफल होने की बात कर रहा हूं तो इसके सीधे 2 पक्ष हैं। देखिए, एक पक्ष ऐसा है जो ये मान करके चल रहा है कि नहीं नहीं, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। उसके अंदर प्रतिशोध की भावना है। नो डाउट कि जिस तरीके से हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा गया है, उनका धर्म पूछ पूछ करके मारा गया है और जितनी निर्ममता से मारा गया है, उससे आक्रोश तो है, बहुत ही जबरदस्त आक्रोश है। और आक्रोश तभी शांत होता है सामान्यतया जब प्रतिशोध ले लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रतिशोध अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। सच पूछिए तो प्रतिशोध का जो निर्णय है वो एक मैच्योर डिसीजन नहीं होता है।
तो भारत सरकार ने तो ये डिसीजन ले लिया कि ठीक है, हम युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त करते हैं। तो क्या माना जाए? तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मान करके चल रहा है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, और जैसे ही हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने युद्ध विराम की सहमति की घोषणा की, वैसे ही उन्हें ट्रोल किया जाने लगा सोशल मीडिया पर। उन्हें अपना अकाउंट बंद करना पड़ा। बाकायदे अखबारों ने सोशल मीडिया की इस ट्रोलिंग की ज़बरदस्त रूप से आलोचना की है। वे तो सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके बारे में बता रहे थे, वो निर्णय लेने वाले नहीं थे। और फिर ट्रोलिंग करना क्यों, जब तक आप बातों को अच्छे तरीके से समझ नहीं लेते हैं, मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दोस्तों अपना चरित्र है, उस पर विचार करने की यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आइए अब हम प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन है और जो सहमतियाँ बनी हैं युद्ध विराम को लेकर के, और युद्ध के दौरान जो जिस जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उनके आधार पर अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था तब हमने बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, बहुत स्पष्ट रूप से, कि हमारा जो उद्देश्य है वो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना है। जो इसके लिए अपराधी हैं उनको सजा देना है, फिर चाहे वो किसी भी कोने में क्यों न छिपे हुए हों। हमने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, और सच पूछिए तो भारत ने ऐसा किया भी। 3 दिनों के अंदर ही आप देखिए कि किस तरीके से उनके 9 ठिकाने जो आतंकवादियों से जुड़े हुए थे नष्ट कर दिए गए। उनका डिफेंस का जो बेस भी था उस पर भी अटैक किया गया। और बड़ी बात यह है कि भारत ने जो बात कही थी उसका उसने अक्षरशः पालन किया है, जिसकी वजह से भारत की विश्व में जो विश्वसनीयता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसका कद बहुत बड़ा है। कहीं भी रिहायशी एरिया पर अटैक नहीं किया गया है, कहीं भी उनके जो दूसरे इस्टेब्लिशमेंट हैं उन्हें ख़त्म नहीं किया गया है। जबकि पाकिस्तान ने इस तरह का जवाबी हमला किया है, हमने केवल अपना बचाव किया है, और हमने उनके जो रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन पर अटैक नहीं किया है। यानी कि भारत ने यह बता दिया है, नंबर 1, कि हम शांति के समर्थक हैं, जो हमारी विदेश नीति का बहुत ही केंद्रीय बिंदु है, और दूसरा यह कि हमारा देश कभी भी आक्रमण नहीं करता है, हम आक्रमणकारी नहीं हैं। लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम चुप भी बैठने वाले नहीं हैं। हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम उनके घर में घुस करके उन्हें मार सकते हैं। और पूरी दुनिया ने भारत की इस शक्ति को और भारत की इस नीति को देखा है और मुक्त कंठ से सराहना भी की है। यानी कि इस दृष्टि से सच पूछे तो सिंदूर का जो उद्देश्य था ऑपरेशन सिंदूर का, वह पूरा होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, कुछ बातें और भी हैं, जैसे अब भारत ने स्पष्ट रूप से अपनी नीति की घोषणा कर दी है कि जो आतंकवादी घटनाएं अगर हमारे यहाँ होंगी तो हम उसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे, एक्ट ऑफ वार। और मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पर ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कि धीरे धीरे भारत ने जो ये नीति घोषित की है कि आतंकवाद को एक्ट ऑफ वार हम मानेंगे, युद्ध की कार्रवाई मानेंगे, शायद विश्व की नीति में शामिल हो जाए। आगे चल कर के दुनिया के वे देश जो इस तरह के आतंकवादी घटनाओं से परेशान हैं, वे भी शायद इसे घोषित करें, एक्ट ऑफ वार। और यदि वो ऐसा कर देते हैं तो मान करके चलिए कि बहुत बड़ी देन होगी भारत की। और आतंकवादियों को नष्ट करने का जो अभियान चलेगा केवल इस एक छोटे से नारे की वजह से, तो हो सकता है कि इसे समूल उखाड़ फेंका भी जा सके। आप देखिए कि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि उसके जो डिप्लोमेटिक स्टेप थे वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया है, उस पर कोई बात नहीं होगी। और भी जो कदम उठाए गए हैं कि उनके साथ व्यापार बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान के साथ उनके जो वीज़ाज वगैरह थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे। मतलब उन पर भारत ने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है कि किस तरीके से वो आतंकवादियों का समर्थन करता है। जो आतंकवादी मारे गए उनके जनाजे में बाकायदे वहाँ के सैन्य अधिकारी शामिल हुए हैं, और इसे पूरी दुनिया ने देखा है। और आप देखिए कि इतनी बड़ी दुनिया है, लगभग 200 देश हैं, पाकिस्तान के साथ केवल 2 देश खड़े दिखाई दिए हैं, चीन और तुर्की।
और चीन तो बहुत ज़्यादा खुल करके आ भी नहीं सका भारत के खिलाफ, तो पाकिस्तान को पता लग गया है कि विश्व स्तर पर अब उसकी औकात क्या है, पूरी दुनिया उसके बारे में किस तरह के विचार रखती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूँगा और आपको भी ये बात नोट कर लेना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसमें इस्लाम को मानने वाले 57 कंट्रीज शामिल हैं, यानी कि पूरे के पूरे इस्लामिक देशों का ये संगठन है। यह संगठन पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, नहीं उसने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि यदि वह इसी तरह से आतंकवाद का समर्थन करता रहा तो उसकी स्थिति अब बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो आर्थिक स्थिति है, जो कमर टूट चुकी है, वो अब दुनिया के सामने स्पष्ट हो चुकी है। दोस्तों, हो सकता है कि पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों को करता रहे, इसमें उसको लाभ दिखाई देता हो, राजनीतिक लाभ दिखाई देता हो, लेकिन अगर हम इसे दूसरे एंगल से देखें तो भारत एक विश्व शक्ति बनने की राह पर है। उसके सामने अपने देश के विकास की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो आर्थिक विकास की हो, रोजगार की हो, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने की बात हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, उसके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। तो सीधी सी बात है कि अब भारत अपनी उन चुनौतियों पर फोकस कर सकेगा, हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। जो युद्ध का रास्ता होता है वो अंततः ठीक है, जो राष्ट्र हारेगा, जो पराजित होगा, वह तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन जो विजयी राष्ट्र होता है उसको भी उसकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ऑपरेशन सिंदूर की एक बहुत बड़ी हमारी सफलता ये भी रही है कि इसमें हमारे नागरिकों की संख्या, जो हताहत हुए हैं, जो मारे गए हैं, नहीं के बराबर है। और यही स्थिति हमारे सैनिकों की भी है, जो एक बहुत बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, नो डाउट कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र की ओर से हमारे सैनिकों को सैल्यूट किया है, हम सब नागरिकों को भी हमारे सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।